आज हम बात करेंगे इंथाल्पी ऑफ सॉल्यूशन की। आखिरी वाली टाइप है इंथाल्पी की, ठीक है ना। इंथाल्पी की टाइप्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, ठीक है ना। इंथाल्पी की टाइप्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, ठीक है ना। समझ आ गई। इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन पढ़ी, इंथाल्पी ऑफ कंबस्शन पढ़ी, इंथाल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स पढ़ी, ठीक है ना। इंथाल्पी आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंथाल्पी ऑफ सॉल्यूशन। इंथाल्पी ऑफ सॉल्यूशन में क्या होता है कि इसमें क्या होता है, इसमें हम सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, जिसके नाम से जाहिर है इंथाल्पी ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं इस तरीके से। ये देखें यहाँ पर सबसे पहले तो हमने यहाँ पर एक बीकर बनाया, इस बीकर के अंदर इधर करके हमने थर्मामीटर लगा दिया, ये थर्मामीटर लगा दिया, ठीक है ना। और यहाँ पर इस बीकर को पानी से भर दिया हमने, इस बीकर को हमने पूरा पानी से भर दिया, सॉल्वेंट से भर दिया, ठीक है ना। ये थर्मामीटर है, थर्मामीटर लगाया, थर्मामीटर के अंदर इस बीकर को पूरा पानी से भर देना, सॉल्वेंट से भर देना, ठीक है। इस बीकर के अंदर बहुत सारी मिकदार में सॉल्वेंट ले लेना। सॉल्वेंट पानी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। सॉल्वेंट ले लेना, ठीक है ना। और फिर उसके बाद इस सॉल्वेंट के अंदर उस चीज़ को एज अ सोल्यूट इस्तेमाल करना है, सोल्यूट डालना है। ये सॉल्वेंट है, इस सॉल्वेंट के अंदर 1 मोल डालना है सोल्यूट, कि जो सोल्यूट आप डालना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल इधर अगर आपने यूरिया डालना है, फॉर एग्जांपल अगर आपने यूरिया डालना है इधर NH2CO NH2, ठीक है ना। 1 मोल NH2CO NH2 लेना है, तो कितना होगा 1 मोल NH2CO NH2, ठीक है। ये देखें N इक्वल टू होता है, हमें पता है कि इसका मोलर मैस, यूरिया का मोलर मैस हम निकाल सकते हैं, NH2CO NH2 होता है। इसका मोलर मैस नाइट्रोजन का होता है 14, फिर जमा, फिर 2 हाइड्रोजन का होता है 1, फिर जमा, फिर कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16, जमा नाइट्रोजन का होता है 14, फिर जमा 2 और हाइड्रोजन का होता है 1, ठीक है। आ गया मोलर मैस, यहाँ पर यूरिया का मोलर मैस आ गया 60 ग्राम पर मोल। अब हमने निकालना है क्या है, हमने इस यूरिया का मैस निकालना है, कितना मैस होता है। तो हमें पता है N इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। हम मैस निकालना चाहते हैं तो मैस इक्वल टू होता है N, ये मोलर मैस इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमने यूरिया के कितने मोल लेने हैं, यूरिया का 1 मोल लेना है। तो 1 मोल के अंदर कितने मैस होता है यूरिया का, 60 ग्राम, 60 लेना, तो मैस होता है यूरिया का 60 ग्राम, इतना मैस। अगर आप यूरिया का 60 ग्राम लेते हो, 60 ग्राम यूरिया का लेते हो और इस पानी के अंदर डिज़ोल्व करते हो ना, तो ये पानी ये करता है, ये ठंडा होना शुरू कर देता है, ये ठंडा होना शुरू हो जाता है, यानी कि ये हीट को एब्जॉर्ब कर देता है। ये एनवायरनमेंट से हीट को इस तरह से एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करने के बाद अपना टेम्परेचर बहुत ही कम कर लेता है, ठीक है ना। यानी कि ये कौन सा प्रोसेस कर रहा है सिस्टम, ये सिस्टम एंडोथर्मिक प्रोसेस स्टार्ट कर देता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस स्टार्ट कर देता है। यानी कि सिस्टम क्या करता है, जैसे यूरिया इसके अंदर डिज़ोल्व होगा, 60 ग्राम यूरिया जब इसके अंदर डिज़ोल्व होगा ना, तो यूरिया क्या करेगा, ये इस सिस्टम को एंडोथर्मिक प्रोसेस में कन्वर्ट कर देता है। क्योंकि यूरिया की जो सी चेंज इन इंथाल्पी होती है वो नेगेटिव में होती है, क्योंकि यूरिया की जो सी चेंज इन इंथाल्पी एट स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ सॉल्यूशन जो सी होती है वो नेगेटिव में होती है और पॉजिटिव में होती है। पॉजिटिव में क्या मतलब है कि वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा और एंडोथर्मिक प्रोसेस क्रिएट करेगा ड्यूरिंग
रिएक्शन, यहाँ पर एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा और ये जो सा पानी होगा ये ठंडा हो जाएगा। लाजमी नहीं कि हीट एब्जॉर्ब भी हो, हीट रिलीज़ भी हो सकती है, ठीक है ना, हीट रिलीज़ भी हो सकती है। अगर आप यूरिया नहीं डालते, आपने अभी यूरिया नहीं डाला, यूरिया डाला था, हीट को एब्जॉर्ब कर रहा था, लेकिन अब आपने डाला क्या है, अब आपने डाला है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ठीक है ना। Na2CO3 में पता है कि इसका मोलर मैस निकालो, मोलर मैस होता है Na2CO3, इसका भी 1 मोल लेना है। 1 मोल में कितना मैस होता है, 2 सोडियम का होता है 23, जमा कार्बन का होता है 12, फिर जमा 3 ऑक्सीजन का होता है 16, ठीक है ना। मोलर मैस हम यहाँ पर निकाल लेंगे, ठीक है ना। मोलर मैस किस तरह से आएगा, एक 106 ग्राम पर मोल आ गया, 106 ग्राम पर मोल। और इसी तरीके से आपने इसका मैस फाइंड आउट कर लेना है। मैस इसका आ जाएगा जी, इसी तरीके से आपने सोडियम कार्बोनेट का मैस निकाल लेना है 106 ग्राम। यानी कि जब आप 1 मोल लोगे ना सोडियम कार्बोनेट का, सोडियम कार्बोनेट के 1 मोल के अंदर, सोडियम कार्बोनेट के 106 ग्राम मैस होता है। सोडियम कार्बोनेट के 1 मोल के अंदर सोडियम कार्बोनेट का मैस होता है 106 ग्राम। अगर आप 106 ग्राम सोडियम कार्बोनेट इस सॉल्यूशन के अंदर डिज़ोल्व करते हो ना, तो ये सोल्यूशन क्या होता है, ये सोल्यूशन गर्म हो जाता है। जैसे ही गर्म होता है तो ये बुलबुले प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, यानी कि उबाल, जिसे कहते हैं ना बॉयल हो रहा है, ये बुलबुले पैदा करना शुरू कर देता है। बॉयल हो रहा है, बॉयल क्यों हो रहा है, क्योंकि ये हीट को रिलीज़ कर रहा है बुलबुलों की शक्ल में, बुलबुलों की शक्ल में हीट को रिलीज़ कर रहा है, ठीक है ना। समझ आ गई आपको, क्योंकि सोडियम कार्बोनेट की चेंज इन एंथैल्पी, क्योंकि सोडियम कार्बोनेट की चेंज इन एंथैल्पी एट स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ सॉल्यूशन जो उनसे होती है वो नेगेटिव में होती है। नेगेटिव का मतलब क्या है कि ये सोडियम कार्बोनेट जब भी आप किसी भी सॉल्यूशन के अंदर डालोगे उस सॉल्यूशन से हमेशा हीट रिलीज़ होगी, और जब हीट रिलीज़ होती है, आपको पता है जब हीट रिलीज़ होती है तो चेंज इन एंथैल्पी की वैल्यू माइनस में चली जाती है, ठीक है ना, और सिस्टम एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्रिएट करना शुरू कर देता है, ठीक है ना। समझ आ गई यहाँ पर, ये है सब कुछ मैंने यहाँ पर ये बता दिए हैं, ठीक है ना। यहाँ पर ये सब कुछ मैंने बता दिया बहुत ही अच्छे अल्फाज यूज़ करके, ठीक है ना। हमेशा याद रखना कि एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन में प्रोसेस जो सा हो रहा होता है वो एंडोथर्मिक भी हो सकता है, एक्सोथर्मिक भी हो सकता है। चेंज इन एंथैल्पी की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। डिपेंड किस पर करता है, डिपेंड उस पर करता है कि सॉल्वेंट के अंदर आप कौन सा सोल्यूट इस्तेमाल कर रहे हो। अगर सोल्यूट ऐसा होगा कि जिसकी चेंज इन एंथैल्पी की वैल्यू पॉजिटिव में होगी तो वो सॉल्यूशन के अंदर में जाकर एंडोथर्मिक प्रोसेस क्रिएट करना शुरू कर देगा। और अगर आप ऐसा सोल्यूट यूज़ करोगे कि जो सॉल्यूशन में जाएगा, जो सॉल्वेंट में जाने के बाद हीट को अगर आप ऐसा सोल्यूट यूज़ करोगे कि जिसकी चेंज इन एंथैल्पी की वैल्यू, यानी कि इसकी वैल्यू, चेंज इन एंथैल्पी की वैल्यू जो सी है वो नेगेटिव में होती है, इसका मतलब क्या है कि वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्रिएट करेगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्रिएट करेगा जिस दौरान एनर्जी रिलीज़ होती है, ठीक है ना, एनर्जी रिलीज़ होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्रिएट करेगा, ठीक है ना। समझ आ गया आपको, ये था सब कुछ। ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्रिएट करेगा, ये जो सा है ये ऊपर वाला, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस क्रिएट करेगा। इसकी चेंज इन एंथैल्पी की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव में आएगी, इसकी चेंज इन एंथैल्पी की वैल्यू नेगेटिव में आएगी, ठीक है ना। समझ आ गई आपको, ये सोल्यूट की चेंज इन एंथैल्पी की वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि प्रोसेस जो सा होगा सिस्टम का वो कौन सा क्रिएट होगा, क्या वो एंडोथर्मिक होगा, क्या वो एक्सोथर्मिक होगा, ठीक है ना। समझ आ गई, और यही सारी की सारी बातें मैंने यहाँ पर लिखनी है, ठीक है ना। सबसे पहले तो हम लेंगे द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज एट विच एनर्जी इमिट और एब्जॉर्ब। एनर्जी इमिट भी हो सकती है, यानी कि एनर्जी निकल भी सकती है सिस्टम में से, और सिस्टम में एनर्जी एब्जॉर्ब भी हो सकती है, ठीक है ना।
in the standard enthalpy change at which energy emit or absorb when 1 mole of substance is dissolved in enough solvent। इनफ का मतलब है ज़्यादा सारा सॉल्वेंट के अंदर जब आप फर्दर उसको पतला करने की कोशिश करोगे ना, तो वो हीट चेंज नहीं होगी। ठीक है ना, समझ आ गई आपको? यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है, ये वाली लाइन जो सी है ना, व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज डिजोल्व इन इनफ सॉल्वेंट फर्दर डाइल्यूशन काज नो हीट चेंज इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है कि ये है जी, ये सॉल्यूशन है, ये इसके अंदर पानी डालो, इसके अंदर क्या डालो, फॉर एग्जांपल मैंने 10 ग्राम पानी डाला, पहले 10 ग्राम पानी डाला, ये लो जी 10 ग्राम मैंने पानी डाला। ठीक है ना, अभी मैक्सिमम ठंडा है, फिर और ज़्यादा 10 ग्राम पानी डाला, फिर और ठंडा हो गया, फिर और ज़्यादा 10 ग्राम पानी डाला, फिर और ठंडा हो गया, 10 ग्राम और ज़्यादा पानी डाला, फिर और ठंडा हो गया। लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि जब आप जितना मर्ज़ी पानी ऐड करते जाओ इस बीकर के अंदर, ये मज़ीद ठंडा नहीं होगा। ठीक है ना, उस पॉइंट पर कि जब आप मज़ीद सॉल्वेंट ऐड करो इस बीकर के अंदर और सॉल्वेंट जो बीकर में मौजूद है वो मज़ीद ठंडा ना हो, ठीक है ना, उसमें कोई भी हीट चेंज ना हो, यानी कि नो हीट चेंज, हीट चेंज ना आ रही हो, यानी कि ना तो वो ठंडा हो रहा हो ना ही वो गर्म हो रहा हो, नो हीट चेंज ना ही आ रही हो, उस पॉइंट के ऊपर आपने क्या करना है, आपने सोल्यूट को ऐड कर देना है। जैसे आप सोल्यूट को ऐड करोगे ना, तो वो सोल्यूट को ऐड करने के बाद सिस्टम में आपने देखना है क्या वो सिस्टम जो सा है वो एनर्जी रिलीज़ कर रहा है या फिर एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है ना, एनर्जी रिलीज़ कर रहा है या फिर एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है ना, वो जो सी एनर्जी होगी ना जो सिस्टम रिलीज़ कर रहा होगा, या फिर वो जब आप सॉल्वेंट है, फॉर एग्जांपल ये बीकर है, बीकर के अंदर आपने सॉल्वेंट लिया हुआ है, बीकर के अंदर आपने सॉल्वेंट लिया हुआ है, इस सॉल्वेंट के अंदर आपने 10 ग्राम सॉल्वेंट डाला, फिर 10 ग्राम और सॉल्वेंट डाला, 10 ग्राम और सॉल्वेंट डाला, सॉल्वेंट ठंडा होता जा रहा है। लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि जब आप जितना मर्ज़ी सॉल्वेंट ऐड करो वो ठंडा नहीं होगा और ना ही वो गर्म होगा। उस वक्त आपने सोल्यूट ऐड करवा देना, सोल्यूट का 1 मोल आपने ऐड करवा देना। जैसे ही आप सोल्यूट का 1 मोल इस बीकर के अंदर ऐड करवाओगे ना उस पॉइंट के ऊपर, तो उस दौरान सिस्टम से एनर्जी रिलीज़ हो रही होगी या फिर एब्जॉर्ब हो रही होगी। एनर्जी रिलीज़ भी हो सकती है, वो होगा एक्सोथर्मिक प्रोसेस, और एनर्जी एब्जॉर्ब भी हो सकती है, वो होगा एंडोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है ना, एनर्जी रिलीज़ हो रही होगी या फिर एब्जॉर्ब हो रही होगी, और वही इस सॉल्यूशन की क्या होगी, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है ना, समझ आ गई आपको? और यही सारी मैंने कहानी लिखी हुई है कि द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज एट विच एनर्जी इमिट और एब्जॉर्ब व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज डिज़ोल्व, जब 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज डिज़ोल्व इन इनफ सॉल्वेंट, इतने सॉल्वेंट के अंदर 1 मोल सोल्यूट डिज़ोल्व करना है। इनफ का मतलब है इतने सॉल्वेंट के अंदर 1 मोल सोल्यूट आपने डिज़ोल्व करना है कि जिसमें आप फर्दर उसको डाइल्यूशन करो, यानी कि फ़र्दर उस सॉल्वेंट के अंदर अगर आप मज़ीद सॉल्वेंट ऐड करो, ठीक है ना, फर्दर डाइल्यूशन काज करो उस सॉल्वेंट के अंदर, यानी कि मज़ीद सॉल्वेंट ऐड करो, तो नो हीट चेंज, तो वो जो सा सॉल्वेंट है वो हीट में तब्दीली नहीं लेकर आए, उस पॉइंट पर आपने 1 मोल सोल्यूट को ऐड करवा देना है। और जैसे आप 1 मोल सोल्यूट को ऐड करवाओगे उस पॉइंट के ऊपर, तो वो जो सा सिस्टम होगा वो सिस्टम एनर्जी रिलीज़ भी कर सकता है, एब्जॉर्ब भी कर सकता है। जब एनर्जी रिलीज़ और एब्जॉर्ब हो रही होगी ना, इन दोनों में से कोई सा भी प्रोसेस हो रहा होगा, ठीक है ना, और जितनी भी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, जितनी भी एनर्जी रिलीज़ हो रही होगी,
वो आ जाएगा इंथाल्पी ऑफ सॉल्यूशन में, इंथाल्पी ऑफ सॉल्यूशन में। फर्दर डाइल्यूशन का मतलब क्या है, मज़ीद पतला ना हो रहा हो। फर्दर डाइल्यूशन इनफ सॉल्वेंट, फर्दर डाइल्यूशन काज नो हीट, यानी कि मज़ीद अगर आप उसको सॉल्वेंट को पतला करना चाहें, यानी कि मज़ीद उस सॉल्वेंट के अंदर पानी, मज़ीद और सॉल्वेंट डालना चाहें उस बीकर में मौजूद ऑलरेडी प्रेजेंट सॉल्वेंट के अंदर, तो वो जो सा बीकर में मौजूद सॉल्वेंट है वो काज नो हीट चेंज, हीट में कोई भी तब्दीली ना लेकर आ रहा हो, यानी कि ना तो वो ठंडा हो रहा हो ना ही वो गर्म हो रहा हो। एंड उसी वक्त आपने 1 मोल सोल्यूट डालना है और सॉल्यूशन की इंथाल्पी ऑफ सॉल्यूशन की एनर्जी, यानी कि सॉल्यूशन कितनी एनर्जी इमिट कर रहा है, सॉल्यूशन कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, वो आपने कैलकुलेट करके एग्जामिनर को बता देनी है। ठीक है ना, समझ आ गई आपको। ये है जी रिप्रेजेंटेशन है। इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, इस तरीके से कि चेंज इन इंथाल्पी, ये चेंज इन इंथाल्पी एट स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ सॉल्यूशन, चेंज इन इंथाल्पी है एट स्टैंडर्ड कंडीशन, ये जो सा है ना, ये ओ डाला है, ये इसका मतलब क्या है, ये स्टैंडर्ड कंडीशन के ऊपर ये हो रहा होगा रिएक्शन, जिसमें प्रेशर क्या होगा 1 atm और टेम्परेचर क्या हो 25 डिग्री सेल्सियस या फिर 298 केल्विन। चेंज इन इंथाल्पी एट स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ सॉल्यूशन, ये है जिसकी रिप्रेजेंटेशन है इंथाल्पी ऑफ सॉल्यूशन की। और प्रोसेस क्या है, प्रोसेस एक्सोथर्मिक भी हो सकता है। एक्सोथर्मिक होगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव में आएगी, और जब एंडोथर्मिक होगा तो ये जो सी होगी चेंज इन इंथाल्पी की वैल्यू पॉजिटिव में आएगी। ठीक है ना। इसी तरीके से इसकी एग्जांपल है द इंथाल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ Na2CO3, यानी कि जब आप सोडियम कार्बोनेट को, अभी मैंने पढ़ा है कि सोडियम कार्बोनेट जो सा होता है, जब आप इसको 1 मोल सोडियम कार्बोनेट को, ठीक है ना, इतने सॉल्वेंट के अंदर हल करते हो, जब आप 1 मोल सोडियम कार्बोनेट को इतने सॉल्वेंट के अंदर हल करते हो कि उस सॉल्वेंट के अंदर अगर आप मज़ीद सॉल्वेंट ऐड करो तो वो ना तो ठंडा हो रहा हो और ना ही गर्म हो रहा हो, नो हीट काज, यानी कि हीट चेंज ना ही हो रही हो। ठीक है ना, समझ आ गई। उस दौरान जो सोडियम कार्बोनेट एनर्जी रिलीज़ करता है सिस्टम में से, वो एनर्जी आती है यहाँ पर, यानी कि एनर्जी काज ये आती है द इंथाल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट जब हमने डाला था सॉल्यूशन से एनर्जी रिलीज़ हुई थी ना, जब भी एनर्जी रिलीज़ होगी तो हमेशा याद रखना वो कौन सा प्रोसेस होगा, एक्सोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस के दौरान चेंज इन इंथाल्पी की वैल्यू नेगेटिव में आती है, ये लो नेगेटिव आ गई। और कितनी एनर्जी रिलीज़ होगी, 25 किलो जूल पर मोल, इतनी एनर्जी रिलीज़ होगी। ठीक है ना, समझ आ गई आपको, इतनी एनर्जी रिलीज़ होगी। ठीक है, समझ आ गई। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा सी भी थोड़ी सी भी समझ आ गई हो ना, इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। द इंथाल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट के 1 मोल के अंदर कितना मैस होता है, अभी मैंने निकाला था। सोडियम कार्बोनेट के 1 मोल के अंदर 106 ग्राम होते हैं। अगर आप 106 ग्राम सोडियम कार्बोनेट के डालोगे सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्वेंट के अंदर, तो सॉल्वेंट एनर्जी रिलीज़ करेगा, और कितनी एनर्जी रिलीज़ करेगा, इतनी एनर्जी रिलीज़ करेगा। और ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा से भी थोड़ी सी भी समझ आ गई, इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।